हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बेस्ट 1000 इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज सेट 6। और ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है, ये है मेरी सीरीज़। ये बेनिफिशियल है जो नेट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीएचडी एंट्रेंस, डीयू, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग, ये इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। चलिए जी, आज की हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा 51st क्वेश्चन क्या बता रहा है, द वर्ड एनाग्नोसिस यूज्ड बाय अरिस्टोटल डज नॉट मीन। इसका कौन सा मतलब नहीं है एनाग्नोसिस का। तो इसका क्या मतलब है, एनाग्नोसिस का मतलब होता है जब किसी चीज़ का पता चलता है, जो हमारा इसमें जो मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है उसको किसी चीज़ का पता चलता है, मीन्स डिस्कवरी वर्ड भी यूज़ किया गया है, उसको नॉलेज हो जाती है, नॉलेज भी है जी। और ट्रैगिक फ्ला ये नहीं है जी, ट्रैगिक फ्लो मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। और रिकॉग्निशन भी है। चलो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए जी, ये जो अरिस्टोटल है, इन्होंने इनकी बुक बार बार आती है जो, और मैंने भी 3-4 बार डिस्कस की है पोइटिक्स, वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ हुई हैं जी। तो और कहाँ पे यूज़ हुई हैं, ये 6 से लेके इसमें 26 चैप्टर हैं पोइटिक्स में, और जो 6 से लेके 49 चैप्टर हैं वहाँ पे ये 4 टर्म्स डिस्कस हुई हैं। चलिए जी, मैं अब देख लेती हूँ एनाग्नोसिस का मीनिंग क्या है। इट मीन्स रिकॉग्निशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में आया, द पॉइंट इन द प्ले और नॉवल एटसेट्रा इन विच ए प्रिंसिपल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज और डिस्कवर्स अनदर कैरेक्टर्स ट्रू आइडेंटिटी। मीन्स जब एक नावल में एक ऐसा पॉइंट आता है जब प्रिंसिपल कैरेक्टर, जो मेन हमारा हीरो होता है, उसको पता चल जाता है दूसरे कैरेक्टर की ट्रू आइडेंटिटी का पता चल जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या बात निकल के आई, वो 3 बातें निकल के आई हैं। क्या रिकॉग्नाइज करता है, डिस्कवर करता है, और क्या होता है हमारा रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड आते हैं और इस टाइप से पूछे जाते हैं। मीन्स उसको दूसरे कैरेक्टर की ट्रू आइडेंटिटी का पता चल जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, पेरिपेशिया सेकंड वर्ड जो उन्होंने टर्म यूज किया, पेरिपेशिया, known as turning point, the place in which the tragic protagonist fortune change from good to bad। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है प्रोटैगोनिस्ट के लाइफ, मीन्स प्रोटैगोनिस्ट के लाइफ में एक चेंज आता है। कैसा चेंज होता है, वो गुड से बैड, अच्छाई से बुराई की तरफ। मीन्स वो टर्निंग पॉइंट हो जाता है, वो ऊपर से नीचे आ जाता है, उसके फॉर्चून में गिरावट आती है। ठीक है जी, ये बात हुई हमारी एनाग्नोसिस और पेरिपेशिया की। चलिए जी, हम नेक्स्ट टर्म जो अदर टर्म्स हैं, 4 टर्म्स थी, उनको डिस्कस करते हैं। थर्ड टर्म है हमारी हेमार्शिया। हेमार्शिया मीन्स एरर इन जजमेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रैगिक डाउनफॉल इन ए ट्रेजेडी। मीन्स क्या होता है, ये एक एरर ऑफ जजमेंट होती है। जो हमारा ये हीरो होता है वो कुछ ऐसी गलतियां करता है कि उसकी पर्सनैलिटी में, उसके लाइफ में ट्रैगिक फ्लॉ आ जाता है। मीन्स उसकी लाइफ को काफ़ी स्पॉइल कर देती हैं, उसकी एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है जी, ये टर्म्स क्लियर हुई। अब हमारी बात आती है कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन, क्लींजिंग। किसका क्लींजिंग जी, इमोशन का। किसका क्लींजिंग, इमोशंस का। ठीक है, लाइक पीटी, फियर। जैसे हमारा मैकबेथ था ना, शेक्सपियर का नावल है मैकबेथ। ठीक है जी, वहाँ पे मैकबेथ को लास्ट में क्या पता चल जाता है, वो पहले मर्डर कर देता है किंग का, लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि ये सब बकवास है, जो वो मतलब हर चीज़ से ऊपर उठ जाता है। तो क्या एक लाइन आती है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है, मीन्स प्यूरिफिकेशन हो गया उसकी इमोशंस का। अब किसी एक टाइप से आप आध्यात्मिक इस टाइप से होता है, इंसान हर चीज़ से ऊपर उठ जाता है। ठीक है जी, ये बातें यहीं तक। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 52nd क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब बात कर रहा है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म के कंटेक्स्ट में कौन सी बात ट्रू नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या क्या बता रहा है जी ये। चलिए हम एक बार स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। हाँ जी, देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म इज ए वे ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स एक संसार को इस टाइप से देखना कि ये संसार है जो एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। ठीक है जी, और स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव्स इन थिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन।
ये इसका किस चीज़ में बिलीव करता है, किसी भी चीज़ को अकेले नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को समझ के ही हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। ये वर्ल्ड भी एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और इसी टाइप से टेक्स्ट के बारे में बोलता है और लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में बोलता है। क्या कह रहा है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर एज साइन ऑफ सिस्टम। और जो हमारी लैंग्वेज है और लिटरेचर है वो किस पे बेस्ड है? एक साइन, एक सिस्टम है साइन का, उन पे बेस्ड है। एक साइन के थ्रू ही दूसरा साइन हम समझते हैं और फिर जाके टेक्स्ट बनती है और इसी टाइप से लैंग्वेज बनती है। रिलेट्स टेक्स्ट टू लार्जर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर लाइक कन्वर्सेशन, जेनर, यूनिवर्सल नैरेटिव। और इसी प्रकार से जैसे लैंग्वेज को बोला है इसने, लिटरेचर को बोला है और वर्ल्ड को, इसी टाइप से अब टेक्स्ट के बारे में बात करता है। टेक्स्ट मीन्स जैसे वर्ल्ड के पीछे एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज के पीछे भी एक स्ट्रक्चर है, लिटरेचर के पीछे भी एक स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से एक टेक्स्ट के पीछे भी स्ट्रक्चर है। लाइक कन्वर्सेशन होती हैं जी, उससे टेक्स्ट बनती है। इसका एक जेनर होता है, यूनिवर्सल नैरेटिव्स होते हैं, मीन्स टेक्स्ट भी छोटी छोटी चीज़ों से जुड़कर बनती हैं। ठीक है जी, ये यही। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? कौन सा ट्रू नहीं है? क्या पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंस। हाँ जी, ये भी बात सही है, क्योंकि लैंग्वेज एक एक सिस्टम है ना। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम। स्ट्रक्चरलिज्म इज एन एंटी ह्यूमनिस्ट फिलोसफी। हाँ जी, ये भी है, ये भी राइट है जी, ये भी राइट है। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम। स्ट्रक्चरलिज्म मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंप्रेहेंड द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ जी, वर्ल्ड को भी देखते हैं जी एक स्ट्रक्चर के रूप में। और हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, तो ये क्या कह रहा है? स्ट्रक्चरलिज्म अपहोल्ड द ऑटोनॉमी ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। नहीं जी, ये ऑप्शन इज नॉट राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट, ये नहीं है जी। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए जी, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा 53rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ड्राइटन्स एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी हु स्पीक्स फॉर द पोइट्स हिमसेल्फ। अब ये जो ड्राइडन का एक वर्क है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टर। यहाँ पे 4 करेक्टर होते हैं, जो चारों यही हैं जो डिबेट करते हैं आपस में। और इनमें से हर एक करेक्टर एक रियल लाइफ मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ऑप्शन फोर्थ इज द राइट। चलो हम देख लेते हैं ये अलग अलग लिसिडस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको। चलो जी, हम देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ड्रामेटिक पोएजी की बात करें तो ये पब्लिश्ड इन 1668, इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। यूजीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ल्स सैकविले को। और क्राइटिस सर रॉबर्ट होवार्ड को। लिसिडस सर चार्ल्स सेडले। और नियंदर, जो अभी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था जी, ड्राइडन। ठीक है जी। और ये डिबेट होती है इन चारों के बीच में। और ये डिबेट क्या रीजन होता है इस डिबेट का? जो यूजिन और क्राइटिस हैं जी हमारे, ये दोनों एंशियंट और मॉडर्न, इनके बीच में डिबेट किसकी होती है? एंशियंट ग्रेट है या मॉडर्न। तो यूजिन जो होता है वो मॉडर्न का फेवर करता है और क्राइटिस किसका फेवर करता है? एंशियंट का। ठीक है जी। और ये ब्लैंक वर्स को भी सुपीरियर बताता है। मीन्स क्या? यूजिन और क्राइटिस आपस में डिबेट कर रहे हैं, एक एंशियंट को फेवर कर रहा है और एक मॉडर्न को। और ये जो अब हमारे बचते हैं लिसिडस और नियंदर, ये इनके बीच में किसके बारे में डिबेट है जी? ये कह रहे हैं फ्रेंच, और एक कह रहा है फ्रेंच ग्रेट है और दूसरा बता रहा है इंग्लिश ग्रेट है। तो लिसिडस किसको फेवर कर रहा है? फ्रेंच ड्रामा को। लेकिन नियंदर किसको, जो कि हमारे ड्राइडन है जी, वो इंग्लिश प्ले को फेवर कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ ये क्वेश्चन यहीं तक जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, हमारा 54th क्वेश्चन। इन विच प्ले डिड जॉनसन एक्सप्लेन हिज थियरी ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। मीन्स बेन जॉनसन है, जो मैं बार बार बताती हूँ, ये हमारे एलिजाबेथन राइटर हैं। तो कौन से अपने प्ले में ये इनकी थियरी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। चलो हम देख लेते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है क्या। देखिए जी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, द टर्म एज यूज्ड बाय बेन जॉनसन बेस्ड ऑन मेडिवल फिजियोलॉजिस्ट थियरी ऑफ 4 फ्लूइड्स। These control
मैन टेम्परामेंट एंड मेंटल स्टेट। ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे बेन जॉनसन बताना चाह रहा है, इसकी जो थियरी है मिडिवल फिजियोलिस्ट पे बेस्ड है। वो क्या बताते थे कि हमारा जो टेम्परामेंट है, हमारा जो मेंटल स्टेट है, हमारे अंदर 4 फ्लूइड्स होते हैं, वो हम कंट्रोल करते हैं हमारे टेम्परामेंट को। हम किस टाइप से होंगे, हम गुस्से वाले होंगे हम, या फिर कोल्ड ब्लडेड होंगे, या फिर हम थोड़ा ह्यूमरस होंगे, इस टाइप से। तो कौन से 4 फ्लूइड्स हैं इंपॉर्टेंट है जी? ब्लड, फेल्गम, कोलर एंड मेलेंक्ली। कोलर किसको क्या होता है? येलो बाइल होता है, और मेलेंक्ली ब्लैक बाइल होता है। ठीक है जी। तो किस टाइप से ये बेस्ड है, ये जो 4 फ्लूइड्स हैं हमारे, अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो हम वो जो इम्बैलेंस होने पर करेक्टर में जो चेंज आता है उसके टेम्परामेंट में, वो उसका ह्यूमर का कारण बनता है। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सैंग्विन भी हो सकता है, फेल्गमेटिक भी हो सकता है, मेलेंक्ली भी हो सकता है। मीन्स इनमें इन चारों फ्लूइड्स में इम्बैलेंस होने पर करेक्टर का मजाक भी बन सकता है, या फिर उसको मान लीजिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इसका रीजन बनता है। ठीक है। और यहाँ कहाँ पे थियरी डिस्कस की है उसने? एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है जी। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द प्ले द ऑनेस्ट हूर द रोल ऑफ प्रोस्टिट्यूट इज प्लेड बाय द ऑनेस्ट हूर। इट इज ए प्ले बाय थॉमस मिडलटन। थॉमस मिडलटन। ठीक है जी। तो ऑनेस्ट वूर, तो इस प्ले में जो वूर का, जो प्रोस्टिट्यूट का प्ले किसने जो ये रोल किसने प्ले किया है, तो ये इसमें कौन होती है जी? तो ये ऑप्शन 4 इज द राइट, बेला फ्रंट। ठीक है जी। ये चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 56 क्वेश्चन क्या बता रहा है जी हमारा? हमारा 56 क्वेश्चन बता रहा है रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। क्या कह रहा है जी ये हमारा क्वेश्चन? कि रिसर्च को कितने टाइप्स हैं, कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? तो क्या तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ठीक है जी। ये भी हैं, बेसिक रिसर्च भी, अप्लाइड रिसर्च भी, एक्शन रिसर्च भी है। या फिर क्वांटिटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च, या फिर क्लासिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द ऑप्शन 4 इज द राइट। मीन्स ये सभी रिसर्च के टाइप्स हैं। बेसिक रिसर्च क्या होती है जी? जहाँ पे हम कुछ न्यू डिस्कवरी लेके आते हैं, न्यू रूल्स निकल के आते हैं। और अप्लाइड रिसर्च जो बेसिक को अप्लाई करते हैं हम, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। और हिस्टोरिकल रिसर्च हमने कल ही डिस्कस किया था। मीन्स जब पास्ट के फैक्ट के थ्रू हम टुडेज प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी। हमारा 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? विच नॉवल वॉन 2018 बुकर प्राइज। जो ये बुकर प्राइज हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी एक आप गूगल से या कहीं और से आप एक लिस्ट निकाल लीजिए और इसको याद कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वो जो वर्क हैं उनकी समरी पढ़ना। ठीक है जी। चलिए हम देखते हैं तो इनमें कौन सा है जिसने बुकर प्राइज जीता है? द ऑप्शन 3 इज द राइट। चलो हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। मिल्कमैन रिटन बाय अन्ना बार्न्स। ये है जी अन्ना बार्न्स का नोवेल, मिल्कमैन रिटन बाय अन्ना बार्न्स। ठीक है जी। तो इसकी स्टोरी क्या होती है? यहाँ पे एक यंग वुमेन होती है। मीन्स यहाँ पे जो करेक्टर होती है ये मेन होती है, इसको कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, इसको यंग वुमेन बोलते हैं इस नोवेल में। तो एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल होती है, हैरास्ड बाय एन ओल्डर मैन कॉल्ड मिल्कमैन। तो एक ओल्डर मैन होता है जिसको जिसको कोई मिल्कमैन नहीं होता, लेकिन उसको नाम दे दिया जाता है मिल्कमैन। वो इसको हैरास करता है, और ये सेट इन अननेम्ड सिटी, और ये अननेम्ड सिटी में सेटिंग होती है इसकी ये मस्ट रीड नॉवल है जी, इसको देख लेना। हमारा 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। जो हमारा ये नॉवल है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है जी? द अथर हेल्ड द आर्निक मिरर टू द अरिस्टोक्रेसी डिस्प्लेइंग विद एंड पैराडॉक्सिकल विजडम। इट इज ए ट्रैगी कॉमेडी नहीं है जी। इट इज ए डार्क कॉमेडी नहीं है जी। ये एक कॉमेडी है जी, ये डार्क कॉमेडी नहीं है। राइटर इज
फिलोसफाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल आइडिया। नहीं जी, स्पिरिचुअल आइडिया तो नहीं दे रहे, ना डायडेक्टिक अप्रोच है, सिर्फ ये मजाक बना रहा है विक्टोरियन पीरियड का। तो अरिस्टोक्रेसी का क्या, एक आयरनिक मिरर बता रहा है कैसी है या ये सोसाइटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा जी यहाँ पे, राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, इसका मेन कैरेक्टर होता है जैक वर्दिंग। ठीक है जी, ये एक कंट्री मैन होता है, लेकिन ये अपना नाम अर्नेस्ट रखता है, क्योंकि उस टाइम पे ना अर्नेस्ट की इंपॉर्टेंस, ये जो अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है या जिसका नाम अर्नेस्ट होता है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये क्या करता है, अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है। देखिए जी कैसी कैसी सिचुएशन आ रही हैं। तो ये जो जैक है, जो इसका दूसरा नाम क्या होता है, अर्नेस्ट, ये पूछ लिया जाता है जी। और ये लव्स किससे प्यार करता है जी, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स से, ये इसकी लवर हैं। अनदर कैरेक्टर है जी एल्गर्नन, लव्स सिसिली। जो ये सिसिली होती है, कौन होती है, ये जैक वर्दिंग की वार्ड होती है। इसकी जो ये जैक वर्दिंग इसका गार्जियन होता है, ये इससे प्यार करता है जी, एल्गर्नन। एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो। जैक की लवर है ग्वेंडल्डन और एल्गर्नन की है सिसिली। ठीक है जी। और मिस प्रिज्म एक अनदर कैरेक्टर होती है, जो गवर्नेस ऑफ सिसिली। ये क्या होता है इसमें, मोक्स विक्टोरियन ट्रेडिशन एंड तो मैं बता चुकी हूँ, ये विक्टोरियन ट्रेडिशन का मजाक बनाता है। कैसे बनाता है जी, जैसे ये एक देख लेते हैं हम कोटेशन जो सिसिली ने बोला है इस लाइन को। जो सिसिली कह रही है, आई पिटी एनी पुअर वुमेन मैरिड आई पिटी एनी पुअर मैरिड वुमेन हुज हस्बैंड इज नॉट कॉल्ड अर्नेस्ट। वो क्या बता रही हैं कि मुझे उस औरत पर दया आती है जिसके हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट नहीं है। देखिए जी, इस टाइप से है, तो इस टाइप से मजाक बनाया गया है। ये जो अर्नेस्ट ऑफ बीइंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट नोवेल है, जो ये एक विक्टोरियन ट्रेडिशन का मजाक बनाया गया है और कॉमेडी है ये। यहाँ पे मेन कैरेक्टर एक जैक है जो अपना दूसरा नाम रखता है अर्नेस्ट। ठीक है जी, यहाँ ये इस क्वेश्चन के बारे में बस इतना ही। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट और 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, इमिनेंट विक्टोरियन वाज अथर्ड बाय। ये आपका बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जी, कहीं ना कहीं चले जाइए, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इमिनेंट विक्टोरियन। और क्या होता है इसके बारे में, ये किसका वर्क है, इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है, 1918 है जी इसकी पब्लिकेशन डेट। और इसमें जो 4 राइटर्स आते हैं जी, जिसकी बायोग्राफी बता रहे हैं, उनके नेम पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनको चारों को ऑप्शन में दे देता है, एक अलग डाल देता है, पूछता है इनमें से कौन इसमें डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या पूछा, इसके अथर कौन है, तो लेट अस स्टार्ट से इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इमिनेंट विक्टोरियन के बारे में। इमिनेंट विक्टोरियन रिटन बाय लेटन स्टार्चे, ए मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। जो लेटन स्टार्चे हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो मेंबर हैं, ये वर्जीनिया वुल्फ भी इसकी मेंबर होती थी, ब्लूम्सबरी ग्रुप की वर्जीनिया वुल्फ। द वर्ड कंसिस्टिंग बायोग्राफी ऑफ 4 विक्टोरियन। अब बताया जैसे 4 विक्टोरियन राइटर हैं, उनकी बायोग्राफी है जी। ये कौन कौन है जी, ये मस्ट है जी, इनको नहीं आप भूल सकते अगर किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस अर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। ठीक है जी। ये क्या है, इसमें 3 मैन है और एक वुमेन है जी। चलिए जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की एंड करते हुए, चलिए जी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे से आगे मिलती रहें। आज की मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।